अनुमान नई प्रयोगों पर आधारित होता है। इसको समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइकोलॉजी, जो कि सेमेस्टर 1 का टॉपिक है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड एक साइंटिफिक मेथड होता है। जैसे हम लोग अभी ऑब्जर्वेशनल मेथड पढ़े हैं जो कि नेचुरल मेथड होता है, वैसे ही एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो साइंटिफिक मेथड होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में नियंत्रित परिस्थितियों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलाव करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके अध्ययन किया जाता है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर करके डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसके प्रभाव को देखा जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंतर्गत, जिसके कॉज एंड इफेक्ट के साथ संबंध स्थापित हो सके। इसमें हाइपोथेसिस बनाया जाता है, चरों की पहचान की जाती है, उन्हें नियंत्रित किया जाता है, डेटा का एनालिसिस किया जाता है कि और ये सब से होते हुए फाइनल जो रिजल्ट आता है वो काफ़ी वैलिड होता है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इसे ही कहते हैं। तो इसका जो की स्टेप है एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो उस प्रश्न या व्यवहार को परिभाषित किया जाता है जिस पर आप अध्ययन करना चाहते हैं। फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यह एक स्पष्टीकरण अनुमान तैयार करना है कि कोई हम प्रयोग करेंगे तो उसका एक स्पष्टीकरण अनुमान हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के अंतर्गत किया जाता है। फिर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आयर या हिंदी में स्वतंत्र चर भी कहा जाता है। तो ये वह चर होता है जिसका रिसर्चर के द्वारा हेर फेर किया जाता है। जैसे कि इसका एक सिंपल उदाहरण दे, जैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस पे रोशनी का क्या प्रभाव होगा। अगर हमारा जो अभी वीडियो से आप लोग पढ़ रहे हैं तो अगर इसका रोशनी हम मोबाइल का कम कर देंगे या रूम का लाइट अगर कम कर देंगे तो वीडियो कैसा आप लोगों के सामने जाएगा। तो अगर रोशनी तेज कर देते हैं फिर उसका इफेक्ट देखते हैं कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, मतलब आप लोगों को कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, या फिर रोशनी का लेवल हम कम कर देते फिर उसका इफेक्ट देखते। तो जिस पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उस पे हम लोग हेर फेर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, उससे ही हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल वह चर जो स्वतंत्र चर से प्रभावित होता है। तो अगर स्वतंत्र चर से इससे क्या प्रभावित हुआ, पढ़ाई का मेरा जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रोशनी का जो स्तर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं उससे आप लोग पे क्या असर हो रहा है। तो आप लोग क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और हम जो लाइट कम ज़्यादा कर रहे हैं वो हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तीसरा होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। जो चर परिणाम को प्रभावित ना करे उसे स्थिर रखा जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। और मेरा एज है तो मेरा जो एज है उससे आपको क्या मतलब है, आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको बात समझ में आना चाहिए। तो जो मेरा एज है, हम मेल है या फीमेल है, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेरा बस पढ़ाई समझ में आना चाहिए कि जो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। इससे हम मेल पढ़ा रहा है फीमेल पढ़ा रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं, मेरा क्या नाम है उससे भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरा क्या एज है उससे भी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसमें मेरा नेम, एज और ये सब क्या हुआ, ये हुआ कंट्रोल्ड वेरिएबल। तो पढ़ाई और जो पढ़ा रहे हैं हम, जो आपको समझ में आ रहा है, तो इसमें ही हम लोग समझ लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रोशनी का स्तर कि हम कम ज़्यादा कर रहे हैं उससे आप लोग को क्या प्रभाव हो रहा है। और आप क्या हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल कि अगर हम लाइट कम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं। और दूसरा कंट्रोल्ड वेरिएबल, नियंत्रित क्या हुआ कि मेरा नाम क्या है, हम किस जगह से पढ़ा रहे हैं, और हम मेल है फीमेल है, वो हुआ कंट्रोल वेरिएबल, तो उससे कोई अंतर नहीं होता है। तीसरा होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना जिसमें प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह बनाना और विषयों का यादृच्छिक आवंटन शामिल है ताकि पूर्वाग्रह कम हो, ताकि मतलब बैश ना हो। फिर आता है डेटा कलेक्शन। नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करना और आश्रित चर में पड़ने वाले प्रभावों को मापना ही डेटा कलेक्शन के अंतर्गत होता है। फिर इसमें होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो ये सब जो है ये हम लोग रिसर्च वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। रिसर्च हम लोगों को एमए में पढ़ना है, एमए में पढ़ना है और प्री पीएचडी में पढ़ना है। अभी हम लोगों को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ना है शॉर्ट में। तो अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो एकत्र किए गए डेटा का जो हम लोग इसमें विश्लेषण करते हैं ताकि जो हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं वो मतलब उससे समर्थन होता है या पता चल सके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का के ही पता चलता है।
कंक्लूजन, परिणामों के आधार पर जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या स्वीकार करते या अस्वीकार करते, या नल हाइपोथेसिस होता है, ये बनता है कंक्लूजन पे। फिर अब हम लोग देखते हैं मेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सॉरी, अभी जो प्रयोगात्मक विधि है उसका क्या गुण है और क्या दोष है वो भी हम लोग देखते हैं। कोई भी मेथड होता है तो उसका गुण और अवगुण दोनों ही होता है। तो सबसे पहला इसका जो मेरिट है वो है हाई इंटरनल वैलिडिटी। नियंत्रित वातावरण के कारण यह निश्चित रूप से बता सकती है कि परिवर्तन के क्या कारण है। प्रयोगशाला का जो वातावरण होता है वो काफ़ी कंट्रोल्ड होता है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एकदम वैलिड आएगा, एकदम सही आएगा। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिबिलिटी, मतलब इसका जो पुनरुत्पादन है स्पष्ट प्रक्रियाओं के कारण अन्य शोधकर्ता जो होते हैं वो भी दोहराकर परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। अब जैसे कि ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में अगर हम जो ऑब्जर्व करें जरूरी नहीं है कि दूसरा भी वही ऑब्जर्व कर रहा हो। अगर कोई माँ और बच्चे का हम अध्ययन कर रहे हैं कि माँ अपने बच्चे को कहीं बैठ करके प्यार कर रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम भी वही नोटिस कर रहे हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक ही होता है कि दूसरा रिसर्चर भी आएगा तो सेम ही उसको रिजल्ट, जो कंक्लूजन है वो उसको मिलेगा। तो रिप्रोडक्टिबिलिटी का जो पुनरुत्पादकता होता है इसमें होता है। ऑब्जेक्टिविटी, यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह बहस को कम करती है जिससे डेटा अधिक विश्वसनीय बन जाता है। और जैसे कि अभी ऑब्जर्वेशन मेथड में जो अगर कोई ऑब्जर्वर है जो कि रिसर्चर भी है, तो प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे, कोई बच्चे साइकिल चला रहा है, कोई बच्चा कबड्डी खेल रहा है, कोई बैट बॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन जो रिसर्चर है उसको अगर फुटबॉल, मतलब यहाँ हमें अध्ययन करने के फील्ड में कि बच्चे किस प्रकार अच्छे से खेल रहे हैं, तो अगर कोई जो रिसर्चर है वो फुटबॉल लवर होगा तो वो फुटबॉल जो बच्चा खेल रहा है सिर्फ उसी का अच्छा डेटा बताएगा, और जो कबड्डी खेल रहा है, जो साइकिल चला रहा है, तो सारा तो मोटर एक्टिविटी है, सब तो गेम ही है, लेकिन वो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंटल मेथड में है इसमें बहस कम हो जाता है, प्रेजुडिस कम हो जाता है, क्योंकि ये नियंत्रित होता है। जो इसका नेक्स्ट मेरिट है वो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यह कारण और प्रभाव के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है। और इसका नेक्स्ट जो मेरिट है वो स्टार्टिंग पॉइंट। यह भविष्य के शोध के लिए एक आधार प्रदान करता है, और ये फ्यूचर में अगर हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो इसका भी जो बेस होता है वो एक्सपेरिमेंट मेथड से ही होता है, क्योंकि रिसर्च जो होता है पूरा एक्सपेरिमेंट ही होता है। तो यह एक रिसर्च के लिए, एक अच्छे रिसर्च के लिए एक बेसमेंट का काम करता है, एक भविष्य के लिए शोध का आधार का काम करता है। और इतने मेरिट्स के बाद भी प्रयोगात्मक विधि में कुछ अवगुण भी हैं, तो अभी हम लोग वो देखते हैं डिमेरिट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो आर्टिफिशियली, तो इसमें तो आर्टिफिशियली हो रहा है। अगर मेरे पे कोई अध्ययन होगा प्रयोगशाला में कि मान लीजिए कोई इंजेक्शन देना है, कोई दिया जा रहा है कि आपका ये जो इंजेक्शन है अगर उसको हम देते हैं तो आपका मान लीजिए फेस ग्लो करेगा, इसको हमको टेस्ट करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप पे, मतलब मेरे पे रिसर्च कोई करना चाहता है, तो क्या होगा, मेरे को एक लैब में ले जाया जाएगा, वो पहले शांत किया जाएगा, पहले नेचुरल वहाँ एक लाइट जलाया जाएगा, फेस को क्लीन किया जाएगा, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से किया जाएगा, लेकिन मेरे मन में एक डर बना रहेगा एक कि अगर मेरे को ये इंजेक्शन लगा कि फेस ग्लो होगा आपका, तो इसका असर भी खराब भी हो सकता है। अभी तो तत्काल के लिए तो मेरा फेस ग्लो हो जाएगा, लेकिन क्या पता हम 50 साल के हो, 40 साल के हो, तो मेरे चेहरे पे कुछ और भी रिएक्शन हो सकता है, तो इसका एक मन में डर आ जाएगा। तो ऐसे ही इस पे जो भी किसी भी चीज़ पे अगर रिसर्च किया जाता है तो जो जिस पर रिसर्च होता है उसके मन में एक डर आ जाता है, और यहाँ नेचुरल वाला कोई कंडीशन ही नहीं रहता है, तो इसमें आर्टिफिशियल होना जायज़ है। मतलब नियंत्रित प्रयोगशाला स्थितियाँ वास्तविक जीवन से भिन्न होती है, जिसमें परिणाम वास्तविक दुनिया में लागू नहीं हो पाते हैं। दूसरा इसका जो डिमेरिट है वो है एथिकल लिमिटेशन। कुछ व्यवहार जैसे दंगा का अध्ययन नियंत्रित तरीके से करना अनैतिक या असंभव है। अब जैसे दुर्गा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा में कहीं दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान का राइट हो गया, उसी समय जो अक्टूबर में दुर्गा पूजा भी हुआ और साथ साथ उस समय मुसलमान भाई लोग का तजिया भी हो गया,
बदमाश तो और दंगा करने वाले तो हर कास्ट रिलीजन में होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते, कुछ कहीं अच्छे होते, कुछ कहीं खराब होते। कोई हमेशा कोई पूजा करने के व्यू से ही सिर्फ जाएगा, कोई लड़ाई करने उकसाने के ही से जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। तो सपोज अगर आप करिए कि अगर दुर्गा पूजा का पंडाल बने और तो रोड तो पूरा जाम हो गया, वहीं से मुसलमान का भी ताजिया जाना है, तो उनके लिए हिंदू भाई लोग कोई जगह नहीं दिए, तो दोनों में क्या हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। लेकिन अच्छा तो यही है कि हिंदू का जो पंडाल है उसको किनारे से एक स्पेस दे दिया जाए, ताकि मतलब आधा में उनका पंडाल लग जाए और आधा में स्पेस दे दिया जाए कि मुसलमान का भी ताजिया जा सके। ये होता है सोच समझदारी से काम करना। लेकिन अगर यहाँ लड़ाई करना होगा तो वो बोलेगा कि नहीं, मेरा हिंदुस्तानों का जगह है और यहाँ पे हम जाने नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे जो दंगा हो गया उसका जो अध्ययन है, हम तो वो उसको प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फील्ड में उतरना ही पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण हुआ। अभी जो हम कारण आपको बताया कि वो पूरा रास्ता कैप्चर हो गया, तो ये तो प्रयोगशाला में संभव नहीं है, ये तो ऐसा एक बार हुआ था जिसको हम अभी बता रहे हैं। तो इसके लिए तो हम लोगों को फील्ड में जाके ही देखना पड़ेगा। ऐसा तो जो हम लोग ये जो न्यूज़ है वो हम न्यूज़ चैनल मतलब जो बता रहे हैं ये एक न्यूज़ चैनल में देखे थे। तो ये जो न्यूज़ चैनल का जो भी रिपोर्टर है, इसको वो प्रयोगशाला में तो नहीं अध्ययन किया होगा, इसके लिए उसको फील्ड में जाके ही सर्वे करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्या कारण हो गया कि हिंदू और मुसलमान में राइट हो गया। तो उसको पता चला कि हिंदू का जो त्यौहार है और मुसलमान का त्यौहार है दोनों एक साथ हो गया। हिंदू और मुसलमान दोनों पारस्परिक रूप से एक दूसरे का साथ नहीं दिए, रास्ता नहीं छोड़े, इसलिए दंगा हो गया। तो ये सब के लिए रिपोर्टर को उस फील्ड में जाना पड़ा। तो यहाँ पे फील्ड मेथड ज़्यादा काम किया और एक्सपेरिमेंटल मेथड का जीरो लेवल है, मतलब जीरो परफॉर्मेंस है। तीसरा जो होता है इसका डिमेरिट, वो हुआ लक ऑफ फुल कंट्रोल। कुछ क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक विज्ञान में चरों में पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता है। तो लेकिन ये सब डिमेरिट्स के बावजूद भी साइकोलॉजी को साइंस कहलाने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का होना बहुत ज़रूरी। इतना तो अवगुण है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, लेकिन साइकोलॉजी में तभी रिसर्च हो सकता है, साइकोलॉजी तभी साइंटिफिक मेथड हो सकता है तब जबकि उस पर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड रहे। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड का वजूद रहना उनका अच्छे से एक्सपेरिमेंटल मेथड के बिना कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च, कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता है, मतलब 90% तक। तो इतने अवगुण के बाद भी एक्सपेरिमेंटल मेथड काफ़ी अच्छा और वैलिड मेथड है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा हो, तो कमेंट में यस लिखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।